तो चलिए बच्चों, आज आप लोग की डाउट क्लास है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, दोनों के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनके डाउट्स। तो जो मेरे पास में रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर के डाउट्स आए हैं उनमें फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। मेरी बुकलेट के हिसाब से 44, पर जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो बच्चों, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, two plane mirrors are inclined to each other such that ray of light incident on the first mirror and parallel to the second. After reflection from first mirror, it is incident on the second mirror, then it is reflected from second mirror parallel to first. Determine the angle between the two mirrors. Also determine the total deviation produced in the incident ray due to the two reflections. तो बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट थीटा पर कोई रे इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट मिरर पर पैरेलल टू सेकंड, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, कैसे जा रही है पैरेलल टू फर्स्ट। हमको थीटा फाइंड करना है और एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। ये थीटा होगा तो बच्चों ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल यहां नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसा आएगा कि टोटल एंगल 90, ये थीटा ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसलिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब फिर से ये नॉर्मल है तो कंप्लीट एंगल ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो वो थीटा आ जाएगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सेम ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल। जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर हमको ये मालूम नॉर्मल ये जाएगा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा, और इसलिए आ जाएगा थीटा। अब आप देखिए तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 180, 3 थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब दोनों मिरर्स के बीच जो दोनों मिरर्स इंक्लाइंड थे वो कितने एंगल से इंक्लाइंड थे, बाय 60 डिग्री। फिर हमको फाइंड करना एंगल ऑफ डेविएशन, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया डेल इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, डेल इज इक्वल टू 360 माइनस 2 इनटू ऑफ 60, तो डेल इज इक्वल टू ऑफ 240। ये आपका आंसर होगा 60 डिग्री एंड 240। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 47। So 47 question, two plane mirrors are inclined to each other at an angle theta. A ray is incident on one mirror at 50 degree. After reflection from it falls on the second mirror, from where it is reflected parallel to the first mirror. Determine the theta.
तो बच्चों टू मिरर्स हैं 47 या 7 बोल लीजिए, किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइन है, the ray incident on one mirror at 50 degree from where it is reflected and incident on the second mirror, and after reflection from second mirror it is reflected parallel to first mirror. हमको ये थीटा बताना है, ये 50 है बच्चों, ये भी 50 होगा, नॉर्मल ये 90 हो गया, ये 50, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 40 डिग्री। ये थीटा है तो ये थीटा हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों पैरेलल हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये 90 हो गया, ये थीटा, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होते हैं। फिर हमको मालूम नॉर्मल है तो ये एंगल हो जाएगा 90, ये 90 माइनस थीटा, और इसमें बचा हुआ एंगल होगा थीटा। अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का समीशन 180, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 140 और थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट जो मेरे पास डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 10। Two plane mirrors are inclined to each other at 45 degree. If any ray is successively reflected by two mirrors, find the total deviation of the ray. मैंने बताया ना बच्चों, total angle of deviation के लिए फॉर्मूला by two inclined mirrors 360 minus 2 theta. तो del is equal to 360 minus 2 into कितना गिवन है यहाँ पर एंगल बिटवीन टू मिरर्स 45 डिग्री, 45 into 2 90, 360 minus 90 270, तो यहाँ पर जाएगा 270 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 11, ये भी किसी का डाउट है, a narrow beam of light after reflection from a plane mirror falls on a scale 100 centimeter from the mirror. When the mirror is rotated a little, the spot moves to 20 centimeter. Determine the angle through which the mirror is rotated. ये तो बच्चों मैंने सॉल्व करवा दिया था आपको, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the man is moving towards the plane mirror with a speed of 5 centimeter per second from a distance 100 centimeter from his image. What will be his distance from his image after 6 seconds? भैया ये हो गया मिरर, ये हो गया मैन की पोजीशन, और मैन और उसकी इमेज, इनके बीच का डिस्टेंस हमको बोला है 100, तो इसका मतलब मिरर और मैन के बीच का डिस्टेंस हो गया 50, क्योंकि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है सेम डिस्टेंस बिहाइंड इमेज फॉर्म होती है। अब मैन की स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो स्वाभाविक है इमेज जो है उसकी भी स्पीड सेम आएगी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमको क्लियर है 6 सेकंड में बताना है, तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सपोज x, तो स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन t, x इज इक्वल टू स्पीड इनटू t, तो x इज इक्वल टू स्पीड 5
टाइम 6 तो 30, तो 30 सेंटीमीटर ये क्लोज आ जाएगा मिरर के और 30 सेंटीमीटर ये क्लोज आ जाएगा। तो 6 सेकंड आफ्टर मैन और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज इमेज 100 minus 2x means 100 minus 2 into x कितना हुआ 30, 30 into 2 मतलब 40 बचेगा, तो 40 सेंटीमीटर। फिर इसी में एक और डाउट है इसी का, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एंगल ऑफ डेविएशन की, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो मतलब यहाँ पर ये क्या गिवन है, एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है, इसका मतलब हमको ये एंगल गिवन और हमको फाइंड करना है आई। तो यदि आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो आई प्लस 60 इक्वल टू 180, तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए है 180 लेते हैं, तो 2i इक्वल टू 120 और इससे i इक्वल टू 120 बाय 260, तो इससे i इक्वल टू भी 60 आ जाएगा। तो बच्चों इतने डाउट थे आपके रिफ्लेक्शन बाय प्लेट मिरर के, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो पता नहीं बच्चों ने मुझसे नहीं पूछा है, लेकिन मेरी इच्छा है उसको बताने की, और वो है क्वेश्चन नंबर 6। मैं सोच रहा हूं कि एक बार उसको भी डिस्कस करूं आपसे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जरा समझे क्वेश्चन को। हमको गिवन है फाइंड द स्मॉलेस्ट साइज, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ए लुकिंग ग्लास ए पर्सन with a face 24 centimeter by 16 centimeter should purchase, which will enable him to see his whole face at a time. The distance between his eyes is 8 centimeter. तो इस क्वेश्चन में जो फेस का साइज गिवन है वो हमको गिवन है 24 by 16 सेंटीमीटर और आईज के बीच का डिस्टेंस गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ए लुकिंग ग्लास। ऐसा मिरर देखना है जिसमें ये मैन अपना होल फेस देख सकता है, हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों यदि मैं इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, तो हाइट हो गई ए बी, और ये लेफ्ट ईयर सी और ये डी, और ये लेफ्ट आई E1 और ये E2। तो हाइट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आई E1 E2 AB, लेकिन जब साइड को देखोगे यहाँ मिरर, तो उस कंडीशन में ये हाइट AB AB ऐसा होगा, दोनों आईज E1 और E2 सेम लेवल पर होंगी, तो ये यहाँ पर E1 E2। तो स्मॉलेस्ट साइज हाइट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए से जो रे है वो यहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर आई में जाए,
चाहे लेफ्ट आई में जाए चाहे राइट आई में ए पॉइंट दिखाई देगा, और बी से जो रे है वो इस एंड पर इंसिडेंट हो और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई पर जाए, लेफ्ट या राइट कोई भी आई। तो ये तो वो केस हो गया स्मॉलेस्ट हाइट वाला केस। मैंने आपको थ्योरी में बड़ा बताया था स्मॉलेस्ट हाइट ऑफ shortest mirror, shortest height of plane mirror, shortest height of plane mirror for the formation of full image of a man, ये हाफ होती है। तो हमको हाइट गिवन है 24 फेस की, तो जो मिरर है उसकी शॉर्टेस्ट हाइट होनी चाहिए 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो ये हाइट का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम आ रही है ब्रेथ की, शॉर्टेस्ट ब्रेथ, क्योंकि जो फेस मिरर होगा वो ऐसा होगा जिसमें ये 12 होगा और ये ब्रेथ कितनी होगी हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर आप समझे, ये जो CD है, CD लेफ्ट ईयर राइट, इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका, थोड़ा डायग्राम में बड़ा बनाता हूं, CD, और ये CD हमको गिवन है 16, ये 4, ये 4 और ये 4 और 16 हो गया। तो ये हो गया आपका 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये हो गया लेफ्ट आई, ये राइट आई, ये राइट ईयर, ये भी 4 हो गया। और आईज के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि शॉर्टेस्ट ब्रेथ किस केस में होगी। तो आप समझे शॉर्टेस्ट ब्रेथ ये नहीं होगी यहां से ले जाए और यहां पर लेफ्ट ईयर से ले जाए और लेफ्ट आई में। अभी आप और शॉर्ट कर सकते हैं ब्रेथ को, तो भी फुल फेस की ब्रेथ जो है वो दिखाई देगी। उसके लिए जो सी से रे है वो यहां जाए और यहां से होकर राइट आई पर, तो भी फेस दिखाई देगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा और यहां आई नहीं और यहां आई है नहीं। तो आप समझे, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम शॉर्टेस्ट ब्रेथ के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए ये ब्रेथ जो है वो शॉर्टेस्ट होगी। सी से जो रेंज है वो इस कॉर्नर पे इंसिडेंट होकर यहां रिफ्लेक्ट हो, और डी से जो रे है वो यहां पर इंसिडेंट होकर लेफ्ट आई में जाए। जब ये पोजीशन होगी तो इस मिरर की विड्थ जो है वो शॉर्टेस्ट होगी, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो आपको यही फाइंड करना है। मान लीजिए एम डैश, एम से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, नेम दे दिया एमएन, और एम डैश से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, नेम दे दिया एन डैश। तो यदि आप एन डैश निकाल लेंगे तो वही एम डैश होगा। तो एन डैश आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए बच्चों ये जो ट्रायंगल दिख रहा है सी एम एन और E2 M N, ट्रायंगल CMN, ये सिमिलर ट्रायंगल E2MN, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। रीजन, ये एंगल I है, ये एंगल R हो गया। I और R इक्वल होते हैं। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी 90 और ये भी 90। अब टू ट्रायंगल्स में टू एंगल्स इक्वल हो तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। और कभी भी टू ट्रायंगल्स में ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए।
सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की साइड CN, तो सेकंड ट्रायंगल की साइड होगी NE2, फिर फर्स्ट ट्रायंगल की साइड NN, तो सेकंड ट्रायंगल की कॉमन साइड है NN, ये कैंसिल होगा 1, CN is equal to NE2। जैसे मैंने ये प्रूव किया वैसे ही ट्रायंगल DM डैश N डैश और E1 M डैश N डैश ये भी सिमिलर है, सेम रीजन, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये 90 ये 90, तो बच्चों के थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। और इसलिए यहां भी ऐसी कंडीशन बनेगी, तो हम बोलेंगे DN डैश is equal to E1 N dash E1। ये दो कंडीशन हमको मिल रही है। तो अब शॉर्टेस्ट बिट के लिए देखो, हम इस पूरे CD को क्या लिख सकते हैं, CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं CN प्लस N डैश प्लस N डैश D, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये CN कितना है, तो हमको मालूम है CE2, आप देखिए यहां से लेकर CE2 कितना है भाई, ये 4 था, लेफ्ट ईयर और लेफ्ट आई के बीच का डिस्टेंस 4 और E1 और E2 के बीच का डिस्टेंस 8, 4 + 8 12। CE2 जो है CE2, देखो CE2 को आप क्या लिख सकते हो, CE1 + E1 E2, तो CE2 C1 हो गया 4 और E1 E2 दोनों आइस के बीच का डिस्टेंस 8, तो CE2 12 सेंटीमीटर, 12 हो गया। और दूसरे तरीके से समझें तो यही CE2 को हम लिख सकते हैं CE2 CN प्लस NE2 CE2 12 है और आपको क्लियर दिख रहा है CN NE2, तो आप चाहे तो यहाँ CN प्लस NE2 के लिए आप लिख सकते हैं CN, क्योंकि आपने प्रूव किया CN NE2, तो इसका मतलब CN की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये CN क्या है, लेफ्ट ईयर और एंड से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट, तो लेफ्ट ईयर और फुट के बीच का डिस्टेंस 6। सेम ऐसा ही राइट ईयर और एंड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट DN डैश, ये भी कितना है 6, तो CN = 6, DN डैश = 6। तो अब आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि आप बोल सकते हो CD CN प्लस NN डैश प्लस DN डैश, CD बोलो 16, CN 6, NN डैश DN डैश 6, 6 + 6 12, 16 - 12 4 = NN डैश, और जितना NN डैश है उतना ही क्या होगा MM डैश। तो इस तरीके से ये जो मिरर है
उसकी शॉर्टेस्ट ब्रेड्थ आ गई है 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ग्लास है, मिरर है, शॉर्टेस्ट साइज का इसकी हाइट होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ होनी चाहिए 4। तब इसके सामने ये यदि मैन खड़ा होगा तो इसको अपना होल फेस दिखाई देगा। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया आप लोग के डाउट्स रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट इसी में अपन कंटिन्यू करते हैं आपके डाउट्स रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट बच्चों रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर में मेरे पास जो डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 8। Two objects A and B when placed in turn in front of a concave mirror of focal length 7.5 centimeter give images of equal size. If A is 3 times the size of B and is placed 30 centimeter from the mirror, find the distance of B from the mirror. तो हमको क्वेश्चन में IA इक्वल टू IB गिवन है। Two objects A and B when placed in turn in front of a concave mirror of focal length 7.5 centimeter give images of equal size. If A is D times of B and placed 30 centimeter then find the distance of B from the mirror. भाई जो कॉन्केव मिरर है वो दोनों की इमेजेस बना रहा है इक्वल साइज, लेकिन ए का जो साइज है, ए की जो हाइट है वो बी की हाइट की 3 टाइम्स बोला है। अब चूंकि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नो डाउट नेगेटिव होगी। ए का डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो वो भी नेगेटिव लेना पड़ेगा इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो सॉल्यूशन IA इसको अपन 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे और 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दे, तो IA अपॉन को A इज इक्वल टू IB अपॉन प्राइस ऑफ OB। ये IA अपॉन हो गया MA 1/3 ऑफ MB, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन MA इज इक्वल टू प्राइस ऑफ MB। 1 अपॉन M का हमको फॉर्मूला पता है F माइनस UA अपॉन F, और ये भी ऐसे जाएगा प्राइस ऑफ 1 अपॉन MB की लिख सकते हैं F माइनस UB अपॉन F। वो कर लेंगे तो चेंज नहीं होगी, F कैंसिल, F माइनस UA इज इक्वल टू प्राइस F माइनस प्राइस ऑफ UB। ट्रांसफर कर दीजिएगा, जाएगा प्राइस ऑफ UB, या ये 3F पे एक तरफ कर दीजिए, क्या पॉइंट में नहीं UB, हाँ ठीक है उसको छोड़ दो। ये आएगा तो आएगा माइनस 2F माइनस UA इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्राइस ऑफ UB। तो ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव जाएगा ना, तो F माइनस 3F कितना जाएगा माइनस 2F। वैल्यूज रख दो बच्चों, ये -1 से तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 2F तो 2 into F बोलो माइनस 7.5 प्लस UA माइनस 30
इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 और कर दो तो इज इक्वल टू यू भी डायरेक्ट चला जाएगा। ये कितना हो गया 15 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45 बाय 3 यूबी। तो यूबी इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा कि ये जो कॉन्केव मिरर है ना, इसके सामने ऑब्जेक्ट ए को अपन ने रखा है 30 पर और ऑब्जेक्ट बी को हमको रखना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर पर। और ये क्या कर रहा है, दोनों की इक्वल साइज की इमेज बना रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी डाउट है। A concave mirror focal length 15 centimeter, convex mirror focal length 10 centimeter are placed coaxially 70 centimeter apart facing each other. A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the common axis 20 centimeter from the concave mirror. Find the position, size and nature of final image formed by two reflection. First at concave mirror and then at convex mirror. तो इसका मतलब सपोज कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को एक्चुअली मतलब दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन हो गई। हमको क्वेश्चन में गिवन है कॉन्केव मिरर, इस सपोज इसको 1 बोल दें, तो रिफ्लेक्शन से पहले लिखना है f1 is equal to minus 15 centimeter and convex mirror is focal length 10 centimeter, तो plus 10 centimeter। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का 70 सेंटीमीटर। फिर 2 सेंटीमीटर tall object placed is placed perpendicular to the common axis 20 centimeter from the concave mirror। यहाँ पर 20 पर, तो u1 is equal to minus 20। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या रखोगे ना, तो इंसिडेंट रेज ऐसे जाएंगी तो फोर्स का डिस्टेंस मेजर करोगे तो ऐसा करो, इंसिडेंट रे के अपोजिट। फाइंड द पोजीशन, साइज, position, B, size, I and nature of the final image formed by two reflections, first at concave and then at convex। ठीक है, तो अपन पहले कैलकुलेशन कॉन्केव मिरर के लिए कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय कॉन्केव मिरर। तो देखो बच्चों, कॉन्केव मिरर के लिए U1 कितना है -20 और F1 -15। तो 1/f = 1/b + 1/u। F को लो -15 1/b + u -20। Here left 1/20 minus 1/15 is equal to 1/b। अब LCM 60 3 minus 4 is equal to 1/8। ये आएगा -1/60 is equal to 1/8। B is equal to -6। मतलब कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट, मतलब इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। यहां से रेस जाएगी और ये को मिलाकर यहां इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो इससे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे। अब ये इमेज कॉन्वेक्स के लिए बिहेव करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। तो
इसका कॉन्वेक्स से डिस्टेंस देखो, ये 70 है, 60 तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ 10। तो आप क्या बोलोगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर U2 इज इक्वल टू, डेफिनेटली ये पोल हो गया कॉन्वेक्स के लिए, तो डिस्टेंस ऐसा मेजर करोगे इंसिडेंट रे ऐसी जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस फिर से क्या हो गया नेगेटिव, तो -10। एक्चुअली ये 70 या 60 रे 10 होगा, लेकिन साइन कन्वेंशंस के हिसाब से इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंस नेगेटिव, और F2 हमको गिवन है 10 प्लस 10, तो फिर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f की वैल्यू 10, v हमको फाइंड करना है, u हो गया -10, लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करोगे 1/10 प्लस 1/10 2/10, मतलब v इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, प्लस का मतलब है जो इमेज बन रही है वो यहां बनेगी 5 सेंटीमीटर बिहाइंड, क्योंकि v की वैल्यू 5 आ रही है, इसको सॉल्व करने से v की वैल्यू +5 आ रही है। एक आंसर तो आ गया 5 सेंटीमीटर बिहाइंड, और वो बिहाइंड देख के अपन को समझ में आ गया मिरर के पीछे मतलब वर्चुअल इमेज। ये बात अलग है कि ये वर्चुअल इमेज डेफिनेटली इन्वर्टेड होगी, क्योंकि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो खुद ही इन्वर्टेड है ना, इसलिए तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड इमेज। साइज भी फाइंड करना है, तो साइज के लिए बच्चों पहले आप चाहो तो फर्स्ट मिरर से देखो, आप मैग्निफिकेशन m1 is equal to I1 upon O is equal to minus V by U, तो I1 upon O बोलो 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट मिरर से V कितना था -60, U कितना था -20, ये माइनस माइनस कैंसिल, 23 जा 60, तो I1 is equal to -6 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट मिरर ने जो इमेज बनाई थी वो एक लार्ज इमेज फॉर्म की थी। अब ये इमेज जो बनी है वो सेकंड मिरर के लिए बिहेव कर रही है एज ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन m2 is equal to I2 upon O is equal to minus V2 upon U2। अब ये I O जो लिख रहा हूं ना वो एक्चुअल में क्या है I1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो इमेज बनी है वो सेकंड के लिए कैसा बिहेव कर रही है एज ए ऑब्जेक्ट। तो वैल्यूज रखो बच्चों, I1 -6 सेंटीमीटर माइनस V2 बोलो 5, U2 -10, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 से ये आ गया 2, तो I2 इक्वल टू -3 आ गया। ये नेगेटिव साइड ये बता रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि अपन को दो ही रिफ्लेक्शन देखना है, हालांकि हो रहे होंगे यहाँ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, पहले रेज यहाँ जाएंगी फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी फिर रिफ्लेक्ट होंगी, इस तरीके से होगा, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता जाएगा। हमको केवल दो ही रिफ्लेक्शन को ध्यान देना है। तो जो फाइनल इमेज बन रही है वो 3 सेंटीमीटर हाइट की, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट 2 का है और फाइनल इमेज 3 की, मतलब इनलार्ज। तो नेचर हो गया इमेज का, पोजीशन हो गई 5 सेंटीमीटर बिहाइंड कॉन्वेक्स मिरर, साइज हो गया 3 सेंटीमीटर, और नेचर वर्चुअल बिहाइंड द मिरर है इसलिए इन्वर्टेड और इनलार्ज। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका था 10। एक लास्ट डाउट और वो है क्वेश्चन नंबर 14।
40. When an object is moved 12 centimeter towards a concave mirror, the real image moves out from 25 centimeter to 75. मतलब ओरिजिनली ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर है और उससे जो इमेज बन रही है वो 25 पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को मूव करवाया गया 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर। हमको फाइंड करना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब रियल इमेज बन रही है मतलब कॉन्केव मिरर तो होना ही चाहिए, तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसा हुआ कि कॉन्केव मिरर हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज क्या बन रही 25 पर। फिर ये ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवाया है कितना, मान लीजिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर था x, फिर हमने उसको मूव करवाया 12 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया, तो जो इमेज है वो 25 से कहां पहुंच गई है 75 पर। ऐसा हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, समझो बात को। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट केस में अपन ने मान लिया u1 जो है वो कितना x, तो -x, क्योंकि इंसिडेंट होल डिस्टेंस आप होल से मेजर करोगे तो ऐसा मेजर करो, तो इमेज क्या बन रही है बच्चों 25 पर, ऐसा 25 माइनस, और बाद में ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो उसका ये डिस्टेंस होल से कितना बचा u2 x -12, कैसा नेगेटिव, तो इमेज जो बन रही है उतना बन रही है 75 मतलब -75। ये दो केस हो गए, आपको f फाइंड करना है। अब दो अननोन हो गए x और f, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट केस, इन केस 1 upon f 1 upon v प्लस 1 upon u, ये इक्वेशन बन गया। और इन केस 2 1 upon f 1 upon v minus 75 u minus x minus 12, ये दो इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड 1 by f है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे -1 by 25 -1 by x is equal to -1 by 75 -1 upon x minus 12, तो सारे माइनस कैंसिल, x निकल आएगा, सिंगल x अननोन है। आप तो क्या करो इसको ट्रांसफर कर दो 1 by 25 minus 1 by 75, ये उधर चला आएगा तो 1 upon x minus 12 minus 1 by x, एलसीएम आ गया 75, ये हो जाएगा 3 minus 1, यहाँ पर हो जाएगा x minus 12, यहाँ पर हो जाएगा x minus x minus 12, ये हो जाएगा 2 by 75, यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 12x, तो 2 से ये हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 75 into 6 150 450 हो जाएगा, ट्रांसफर करो तो -450 इज इक्वल टू ऑफ 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों, x की दो वैल्यूज आएंगी, निकालो x की दो वैल्यूज, x -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 144 माइनस 4ac a1 c माइनस 450 तो माइनस प्लस डायरेक्ट 450 अपॉन 2a 2 into 1, तो x is equal to 12 plus minus root over जो क्या 450 into 4 1800 plus 144 1944 1800 plus 144 upon 2, तो
1944। अब x की दो वैल्यूज आएंगी, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अपॉन 2 रूट 1944। तो बच्चों ये आ रहा 44.09, आप इसको 44 ही मान लो, समझे? 44 आ रहा है, 44.09 और 44। एक बार प्लस साइन लो तो x जाएगा 44 प्लस 12/2, 46 56/2, मतलब 28। और यदि माइनस साइन लेते हो तो x इज इक्वल टू -44 12/2, तो 2 3/2 माइनस 60। तो ये x की दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन सी x की वैल्यू वैलिड है? तो नो डाउट x की जो वैल्यू वैलिड होगी वो ये 28 वाली वैलिड होगी, और ये जो है वो वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि u जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तब तो u नेगेटिव आएगा -28, लेकिन यदि आपने x की वैल्यू -16 रख दी तो u पॉजिटिव हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो इसलिए 28 को माना जाएगा। जब आपको x 28 हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी वाले फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, f निकल आएगा। तो हम लोग दो सकते बाय 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 बाय -25 प्लस 1 अपॉन माइनस x की वैल्यू कर दो 28। इससे सॉल्व करेंगे बच्चों f आ जाएगा, और फिर r इज इक्वल टू क्या होता है 2f। तो इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालना था वो मिरर का आ जाएगा 26.4। तो ये हुए बच्चों आप लोग के पूरे कंप्लीट डाउट्स रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। मैं हट जाता हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन देख पाए।